अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद। उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो अगर आप लोगों ने फ़ैसला कर ही लिया है कि आप लोगों ने कनाडा ज़रूर आना है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो सबसे मस्ट चीज़ होती है वो ऑब्वियसली जॉब है। क्योंकि जॉब जितनी जल्दी मिलेगी, आप पैसे कमाना शुरू करेंगे और इसी तरह आपकी लाइफ सेटल होगी। तो कुछ ऐसी बातें डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या किया जाए, कौन सी जॉबें ऐसी देखी जाएँ कि फिर आपको जल्द अज़ जल्द जो है ना जॉब मिल जाए। तो एक चीज़ आपको शायद बार बार सुनने को मिले कि यार ये लोग अक्सर कहते हैं कि आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसीलिए आपको अक्सर जॉब पे फिर नहीं लिया जाता। लेकिन ये 100% बात दुरुस्त नहीं है। ये 100% ये बात मतलब एप्लीकेबल हर एक सिचुएशन में नहीं होती। इसमें आपका अपना कॉन्फिडेंस और आपकी अपनी पर्सनैलिटी जो है वो भी मैटर करती है। और आप मेनली जब आप उनसे रब्ता करते हैं और जब आपका स्पेशली अगर इंटरव्यू हुआ तो उसमें भी आपको आप कितने बोल्ड हैं और कितने आमने सामने उनसे बात कर सकते हैं। आपकी थोड़ी सी इंग्लिश वगैरह भी इसमें देखी जाती है। लेकिन अगर किसी ने लेट्स से आपको फिर भी कहा कि आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस चूँकि नहीं है इसलिए हम आपको नहीं ले सकते हैं, तो ये शायद आपको एक जगह दो पे आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाएँ कि यार कैनेडियन एक्सपीरियंस हमारे पास कैसे आएगा अगर कोई जॉब नहीं देगा। तब ये बातें जो हैं वो 100% हर एक पे अप्लाई नहीं होती हैं। क्योंकि मतलब जब हम आए तो हमारे पास भी कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन ये है कि बस अल्हम्दुलिल्लाह जिधर भी अप्लाई की तो हमें जॉब मिल गई। कुछ लोगों को या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को जॉब्स चाहिए होती हैं, एम्प्लॉइज़ चाहिए होते हैं, तो फिर वो मतलब इन चीज़ों को देखते ही नहीं हैं और फ़ौरन जॉब दे देते हैं। कुछ लोग जब इनके पास बहुत ज़्यादा रेज़्यूमीज़ इस तरह आ जाती हैं तो उनको सिलेक्शन करनी पड़ती है, तो फिर वो कुछ को इस तरह रिफ्यूज़ कर देते हैं कि यार तुम्हारे पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है। तो सबसे पहले आप ये ज़रूर करें कि जब अपनी रेज़्यूमे बनाएँ तो और जॉब के लिए किसी भी जॉब के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो उस जॉब के मुताबिक अपनी रेज़्यूमे को थोड़ा-सा एडजस्ट कर लिया करें। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा-सा एडजस्ट कर लिया करें। एडजस्ट डज़न्ट मीन कि आप उसमें झूठ लिख लें। लेकिन ये है कि जो आपका एक्सपीरियंस है उसको ऐसे वर्डिंग में उसको कन्वर्ट करें कि जो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ताकि वो उससे थोड़ा-सा मैच हो जाए। देखो होता ये है कि जहाँ यहाँ पे जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो कुछ जगहों पे तो जो हायरिंग मैनेजर्स होते हैं छोटी जगहों पे, ठीक है, तो वो तो डायरेक्ट आपकी रेज़्यूमे देख लेता है। देखता भी नहीं है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 से 20-30 सेकंड उस पे गुज़ारता है। लेकिन ये है कि कई जगहों पे ये जो रेज़्यूमीज़ होती हैं कि रेज़्यूमीज़ जो हैं वो आपके उसमें यानी उनके सिस्टम में ऐसी चली जाती हैं कि वो फिर एक ख़ास वर्ड्स को देखती हैं जो उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन जो दी होती है, तो उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स उन्होंने डाले होते हैं जो अगर आपके रेज़्यूमे मैच करते हैं तो फिर वो उस तरह उसको पिक कर लेते हैं। उसके बाद जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है वो तो डेफ़िनेटली होता है, लेकिन एटलीस्ट आपकी रेज़्यूमे पिक हो जाए। तो रेज़्यूमे आपने बना दी और आप अप्लाई वगैरह कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी स्टार्ट में ज़ाहिर बात है थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है ना, क्योंकि हर टाइम पे तो हायरिंग नहीं हो रही होती। हायरिंग के भी अपने अपनी टाइमिंग्स होती हैं या अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जब कब उनको ज़रूरत पेश आ जाए, ठीक है, तो तब ही ये लोग हायरिंग करेंगे, ज़ाहिर बात है। तो अगर इस बीच में आपको काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो अब क्या ऐसा किया जाए? आपने प्रोफेशनल जॉब्स के लिए भी अप्लाई करनी है, ठीक है, और इसके अलावा आपने जो दूसरी ऑड किस्म की जॉब्स होती हैं, जो ऑड जॉब्स होती हैं, ब्लू कॉलर जो जॉब्स होती हैं, उस पे भी अप्लाई करनी है। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ ऐसे स्किल्स हैं या कुछ ऐसे छोटे से कोर्सेज़ हैं, तो वो भी अगर कर लें, ठीक है, जो 2-2 दिनों के या ज़्यादा से ज़्यादा वीक का इस तरह का कोर्स अगर आपने वो कर लिया तो एटलीस्ट आपका जो जो आपका होराइज़न है वो थोड़ा-सा बढ़ जाता है एप्लीकेशन डालने में। तो इसमें क्या चीज़ें आती हैं, तो इसमें जो सबसे मैं समझता हूँ कि जो हमारे लोग अक्सर उसको निगलेक्ट कर देते हैं, वो है फोर्कलिफ्ट का जो कोर्स है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं 2 दिन का तो वो फोर्कलिफ्ट का कोर्स होता है, तो उसको अगर आप सीख लें तो ये ऑटोमेटिकली जब भी आप किसी भी वेयर हाउस वगैरह में जॉब अप्लाई करेंगे तो जो फोर्कलिफ्ट की जो स्टार्टिंग जो पे होती है या वेजेस होते हैं वो जो आपके मिनिमम वेजेस होते हैं उससे ज़्यादा होती है। मतलब वो 20 से ऊपर 22 होगा या 25 भी हो सकता है। तो ये बेहतर है कि आप $15-16 में कहीं पे काम करें, तो आप 22-25 में काम करें। और फिर अगर वेयर हाउसेज़ वगैरह में ओवर टाइम्स वगैरह भी मिलते हैं तो आप थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा कमा सकते हैं। तो ये एक ऐसा स्किल है, एक ऐसा लाइसेंस है, अगर इसको आप हासिल करते हैं तो ये आपके बेनिफिट में जाता है। और एट द सेम टाइम आपका फिर कैनेडियन एक्सपीरियंस भी बस इसी तरह काउंट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप
आते साथ जब भी मैं बात करता हूँ कि ड्राइविंग तो ज़रूर सीखें, ठीक है ना, क्योंकि ड्राइविंग के अपने बेनिफिट्स हैं। मतलब नॉट ओनली कि गाड़ी आपके पास होगी फिर आप आप गाड़ी में आएंगे जाएंगे, लेकिन ये है कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो बस स्टार्ट से ही आप ऊबर के लिए और लिफ्ट वगैरह इन चीज़ों के लिए एप्लीकेशंस डाल दें, क्योंकि उसके अपने प्रोसेस में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ हफ्ते लगते हैं या महीना लगता है, लेकिन एटलीस्ट आपको वो चीज़ वो जो इनके साथ आप रजिस्टर्ड जितनी जल्दी हो सकते हैं हो जाएं, ठीक है, और इसके साथ ही आप ये काम बस स्टार्ट कर लें। और यहाँ पर रोड्स वगैरह और इलाकों को आइडेंटिफाई करना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। आज तक मुझे भी नहीं पता है कि कौन से इलाका कहाँ पे है, लेकिन गूगल और मैप्स वगैरह में जैसे ही आप डालते हैं, ठीक है, जीपीएस ऑन करते हैं तो आप बस ऑटोमेटिकली उधर पहुँच जाते हैं। इसके अलावा आप सिक्योरिटी का कोर्स कर लें, क्योंकि सिक्योरिटी का भी तकरीबन मेरे ख्याल में एक हफ़्ते, जिसमें आपको सिक्योरिटी के जो भी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं या रेडियो पे कैसे आपको जवाब देना पड़ता है, ठीक है ना, तो जब वो आप क्वालिफाई हो जाएं, आपके पास सिक्योरिटी का लाइसेंस आपके पास हो, तो फिर उनकी जॉब्स भी मिनिमम वेजेस से थोड़ी सी बेहतर रहती हैं। लेडीज़ के लिए तो मैं हमेशा कहता हूं कि आते साथ ही आप जो चाइल्ड और डे केयर और ये सारी जो भी ये वाला एरिया है, तो आप उसमें अपने आप को फ़ौरन इन जैसी जगहों पे आप अप्लाई करें, ठीक है। तो ये इजी जॉब्स भी हैं और आपको आते साथ ही अगर जॉब मिलती है तो कम से कम कुछ ना कुछ आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह आप फर्स्ट एड का कोर्स कर लें। इसी तरह क्लीनिंग के कोर्सेज़ तो नहीं होते हैं, लेकिन आप कहीं पे किसी भी कंपनी के साथ या किसी भी जगह में आप क्लीनिंग का काम कर लें। एटलीस्ट जब आप कर लेते हैं तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं कि फिर आपको ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये आप फिर फ्यूचर में अपना बिज़नेस भी इसके खोल सकते हैं। मतलब डे होम वगैरह का इस तरह आप अपना बिज़नेस भी फिर फ्यूचर में इस तरह खोल सकते हैं। अच्छा, क्लीनिंग की हमने बात की, तो एक और जगह है जहाँ पर जॉब्स की काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं और उसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं होती हैं, वो है एयरपोर्ट। एयरलाइंस जितने भी हैं, ठीक है, तो एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म की जॉब्स मिल सकती हैं। लेकिन अगर आप किसी एयरलाइन के साथ काम करना चाहते हैं तो फिर उसमें सिर्फ आपका ये है कि वो बैकग्राउंड चेक और ये सारी चीज़ें होंगी, ताकि आपको वो जिसको वो रेड पास कहते हैं या जो भी इनका पास होता है, ताकि आप फिर सिक्योर एरिया में आराम से अंदर आ सकते हैं, जा सकते हैं। उसका एक थोड़ा सा वो चेक करते हैं, लेकिन वो जॉब के दौरान करते हैं। मतलब आपको जॉब दे देते हैं, वही लोग आपको ट्रेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जॉब कर रहे होते हैं और बैकग्राउंड में आपका जो है वो जो ये भी जितना भी चेक वगैरह है वो हो रहा होता है। और अगर इवेंचुअली आपको रेड पास मिल जाता है तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप एक एयरलाइन से दूसरे एयरलाइन चेंज भी कर सकते हैं, और प्लस आप उसी एयरलाइन में ही आप ऊपर भी जा सकते हैं, और इसके साथ साथ एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ में भी आप काम कर सकते हैं। तो उस रेड पास के अपने काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। इन सारी बातों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक और जो चीज़ जो आपने इसके साथ साथ करनी है वो ये है कि अपना सोशल सर्कल बढ़ाना है, ठीक है। क्योंकि जॉब्स में जिधर भी आप जॉब करेंगे आपका रेफरेंस उनको ज़रूर चाहिए होता है, ठीक है। यार किसी ऐसे बंदे को जानते हो जिसके साथ हम बात करें, जो आपको जानता हो, जो आपके बारे में हमें बता सके कि ये कैसा बंदा है, ठीक है, या इसके काम करने का एथिक्स कैसा है, ठीक है ना। तो जब आप अपना सोशल सर्कल बढ़ाएंगे, ठीक है, तो फिर यही लोग आपके रेफरेंसेस बन जाते हैं जो आपको जॉब दिलाने में या जॉब हासिल करने में वो आपके हेल्पफुल रहते हैं। लेडीज़, अगर आप पाकिस्तान से या अपने मुल्कों से मेकअप का थोड़ा सा भी कोर्स कर लें तो ये चीज़ें फिर यहाँ पे इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। ये बातें मैंने पहले भी की थी, लेकिन ये है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे जो स्किल्स होते हैं, ठीक है ना। देखो, एजुकेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है ना, और ऑन हैंड जो आपका स्किल होता है वो एक दूसरी चीज़ होती है, ठीक है ना। तो ऑन हैंड स्किल जो है वो आपको ज़्यादा ऊपर लेके जाता है। बैकग्राउंड में आपकी जो भी एजुकेशन है वो तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन जो आपका ऑन हैंड स्किल है, ठीक है ना, वो आपको फिर आगे जॉब में फिर आगे बढ़ाता है। और प्रोफेशनल लोग यहाँ पे जो भी आते हैं, चाहे इंजीनियर्स हैं या फिर IT से उनका ताल्लुक़ है, या डॉक्टर्स हैं या डेंटिस्ट हैं, ठीक है, तो स्टार्ट में यहाँ पे इन सारे ये जो एरिया है इनके लिए आपको लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती है। अब उसका अपना फिर एग्ज़ाम है, उस पर अपने थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें कि किसी भी कंपनी में आप जो बिल्कुल बेसिक जो जॉब होती है, ठीक है ना, वो टारगेट करें, उसमें बस इंटर हो जाए,
ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ آپ انٹر ہو جاتے ہیں پھر آپ اپنا لوہا خود منواتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ اس کے بعد پھر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسے آپ اس کمپنی میں آگے جاتے ہیں یا آگے بڑھتے ہیں. مطلب انجینئرس کے لیے یا آئی ٹی کے لیے آپ نے لیٹس سے ٹیسٹنگ کی یا ڈیٹا انالسٹ کی جاب پکڑ لی, ٹھیک ہے نا. اب آپ ہیں سافٹ ویئر انجینئر, ٹھیک ہے نا. اب یہ جاب آپ نے بیک ہوم جو ہے وہ آپ نے کسی اور پوزیشن میں کی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ آ کے مے بی آپ کو ملے, اگر ملے تو اچھی بات ہے, اگر نہیں ملتی ہے تو پھر آپ ان جیسی جابوں میں اندر چلے جائیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جو جنہوں نے بی ڈی ایس وغیرہ کیا ہوا ہے, اگر یہاں پہ آ کے ظاہری بات ہے وہ ڈائریکٹ ایز اے ڈینٹل سرجن کام نہیں کر سکتے ہیں, تو پھر وہ ایز اے ہائیجینسٹ ایٹ لیسٹ اس سسٹم میں آپ انٹر ہو جاتے ہیں. ایز اے ہائیجینسٹ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سسٹم کیسا چلتا ہے. پھر ایک دفعہ آپ اس کو سمجھ لیں, پھر آپ کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابھی مجھے آگے کیا کرنا ہے. کیا مجھے سرٹیفکیشن کرنی ہے, کیا مجھے لائسنسنگ کے لیے ایگزام دینا ہے, یا پھر مجھے ماسٹرز کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. کس فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. تو یہ ان باتوں سے بالکل بھی نہ گھبرائیں, ٹھیک ہے. میں نے خود لوگوں کو دیکھا, میں خود ایک ایگزامپل ہوں اسی چیز کا, کہ انٹری لیول میں اندر داخل ہو جائے, پھر آپ خود آہستہ آہستہ اسٹیپ وائز آپ پھر اوپر جاتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی گفتگو میں نے اس سلسلے میں کی کہ آئی نو کہ جب آپ سٹارٹ میں انسان آتا ہے تو یہاں پہ پھر آپ کو کافی تھوڑی سی مشکلات کا ذرا سامنا کرنا پڑتا ہے جاب کے حوالے سے, ظاہری بات ہے. لیکن یہ ہے کہ اس سلسلے میں بالکل بھی نہ گھبرائیں, ٹھیک ہے نا. میں نے یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں جتنے بھی جو بلو کالر جابز ہیں, ٹھیک ہے نا, یا کام ہے. اگر کسی نے صفائی کا کہا ہے تو میں نے ہاں کر دی کہ چلو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور شاپس میں کام کرنا یا سیکیورٹی کا لائسنس لینا, لائسنس تو نہیں لیا خیر, میں نے وہ بیچ میں چھوڑ دیا تھا. لیکن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اس جیسے یہ جو اٹیمپٹس ہیں یہ سارے میں نے کیے ہوئے ہیں, ایز اے مین پاور کام کیا ہوا ہے. تو ان چیزوں سے آپ گزریں گے. اور کیونکہ یہ پھر آپ کو ایکسپیرینس, کینیڈین ایکسپیرینس آپ کو دلاتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ یہاں پہ آخر میں کام ہوتا کیسے ہے. کیونکہ یہ بھی ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے, ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے, ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. آپ کیسے ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, کیسے آپ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اپنا پرفارمنس کیسے شو کرتے ہیں. تو یہ کافی ضروری ہوتا ہے, جو ہر ایک لیول کے جاب میں یہ چیز ہوتی ہے. بہت ایزی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ انوائرمنٹ بہت اچھا ہوتا ہے جاب کا, کوئی بھی اس قسم کی جی جناب والا اور سر جی یہ والا ماحول نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کا باس ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, اس کو آپ نام لے کے پکارتے ہیں, وہ آپ کا نام لے کے پکارتا ہے. اگر آپ کا ایون سینئر مینیجر یا وی پی تک بندہ آ جاتا ہے تو بس وہ آ جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ وی پی ہے کہ کون ہے, اس کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ شاید آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ سے کوئی بات پوچھ لے, ٹھیک ہے, اور آپ اسے ایسے بات کریں گے جیسے آپ کسی کولیگ سے بات کر رہے ہو. یہ چیزیں یہاں پہ بہت ہی ایزی ماحول ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا, کوئی آپ کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا, کوئی آپ کو یہ نہیں سمجھے گا کہ یار تم تو کلینر ہو اور میں تو بس مینیجر ہوں, ادھر آؤ اور یہ میرے لیے چائے لاؤ, ٹھیک ہے نا. کچھ بھی نہیں ہے, بس آپ نے ٹائم صرف وہ دینا ہوتا ہے. وہ ایک ٹائم مختص ہوتا ہے کہ آپ نے صبح 8 سے لیٹ سے 4 بجے تک کام کرنا ہے, اور اس میں آپ کو ایک کام دیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. چاہے وہ صفائی کا ہو, چاہے وہ ڈیٹا انالسٹ کا ہو, چاہے وہ انجینئر کا ہو یا ڈاکٹر کا ہو, تو وہ سارے کام آپ پھر بس کرتے ہیں اور گھر آتے ہیں. تو ان چیزوں سے بالکل بھی نہ گھبرائیں کہ یار میں ایسا میرا سٹیٹس یہ ہے اور میں یہ کام کروں گا. اس سے کافی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہاں پہ جابس نہیں ہیں. اور ٹھیک ہے, جابس حاصل کرنا, آپ کو ایک دم سے جاب بھی مل سکتی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم بھی لگ سکتا ہے, ٹھیک ہے. فرسٹریشن آگے پیچھے ہو رہی ہوتی ہے. ایک مضبوط انسان کی طرح آپ ان باتوں سے نہ گھبرائیں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ جو وقت آپ کا مقرر ہوتا ہے اسی پہ آپ کو جاب ملتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن تب تک آپ ہمت بالکل بھی نہیں ہاریں گے, اور کسی قسم کی جو جاب ہوتی ہے اس پہ آپ نے اٹیک کرنا ہے اور آپ نے وہ جاب حاصل کرنی. تو تھوڑی سی باتیں فار کک سٹارٹ. امید ہے آپ لوگوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی. انشاءاللہ ملیں گے اس قسم کی ویڈیو میں ایک مرتبہ پھر. تب تک کے لیے مجھے دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.